स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो टर्म 2 एग्ज़ाम होगा, क्लास 9th का जो टर्म 2 एग्ज़ाम होगा, टर्म 2 एग्ज़ाम साइंस सब्जेक्ट का, कौन सा सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो 5 जुलाई को होगा, 5 तारीख को होगा, ठीक ना। 5 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। आप लोग का जो SST का एग्ज़ाम था वो 28 जुलाई को था, वो एग्ज़ाम हो गया क्लियर। 5 जुलाई को जो एग्ज़ाम है वो साइंस सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? विज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के लिए। VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5 जुलाई के एग्जाम में सेम इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। सेक्शन ये में यहाँ लिखा है कि 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी यहाँ 7 क्वेश्चन है, 5 का यहाँ आंसर देने बोल रहा है। तो मैं आप लोग को बता दूं 28 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सोशल साइंस हुआ था, SST। 28 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे प्रश्न जो थे वो किताब के बीचों बीच से पूछ दिया गया था। हम जो वीडियो में बताए थे वो नहीं पूछा गया था। खैर कोई बात नहीं है, आप लोग को किताब अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि SST में होता है क्या है कि अधिकतर क्वेश्चन मॉडल सेट से नहीं आता है, ठीक। और अगला अगला साल भी ये मतलब अगला टर्म में भी इसी तरह का हुआ था, मतलब टर्म 1 में, ठीक ना। टर्म 1 में भी यही इसी तरह हुआ था कि मॉडल सेट से क्वेश्चन नहीं आया था SST में। वो 10th के बोर्ड में भी इसी प्रकार हुआ था, ठीक है। 10th बोर्ड में मतलब बीचों बीच से क्वेश्चन दे दिया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव भी बीचों बीच से दे दिया था। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं उस सब बात को। तो पहला क्वेश्चन है, शक्ति का ऐसे मात्रक लिखें तथा उसे परिभाषित करें। शक्ति का यहाँ ऐसा ही मात्रक लिखने बोल रहा है, उसको परिभाषित करने बोल रहा है। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। नंबर 1 के आंसर की ओर आ गए हैं। तो शक्ति का जो परिभाषा है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसको? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि t समय में W कार्य होता है तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय, यानी W बटे छोटा t, W बटे छोटा t। शक्ति का मात्रक यानी कि ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकंड या जूल से या वाट है, यानी कि शक्ति का जो ऐसे मात्रक है वो क्या है? वाट है। न्यूटन मीटर प्रति सेकंड भी है या वाट है, ठीक। न्यूटन मीटर प्रति सेकंड या जूल या वाट है, ठीक है। तो शक्ति को किस अक्षर द्वारा दिखाते हैं? पी अक्षर। तो पी का ऐसे मात्रक क्या होगा? पी का ऐसे मात्रक जो होगा वो वाट होगा, यानी कि शक्ति वाट। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति को परिभाषित करें तथा ऐसे मात्रक लिखिए। आवृत्ति को परिभाषित करें तथा ऐसे मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर यही है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? यहाँ 9 का चिन्ह भी रहता है कहीं कहीं किताब में, बट यहाँ 9 का चिन्ह नहीं दिया है, ठीक है। यानी कि आधा 9 के बदले हम ऊपर में, जैसे एक मिनट, आधा 9 के बदले ऊपर में बिंदु देते हैं या फिर आधा 9 के बदले ऊपर में हम बिंदु देते हैं ना, यहाँ भी आवोगाद्रो होता है, लेकिन गाद्रो दिया अच्छा कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। छपने में वो मिस्टेक होती है, क्वेश्चन लिखने में, टाइपिंग करने में मिस्टेक होती है। तो आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो वो होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23, ये होता है उसका मान। आवोगाद्रो संख्या का मान ये होता है, इसको नोट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? तो मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर भी यही है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, केनाल किरणें क्या है? केनाल किरणें क्या है? केनाल किरणें क्या है? इसका आंसर भी यही है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। दो संक्रामक रोगों का नाम लिखें। संक्रामक रोग किसको कहते हैं? जो पीड़ित व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति में फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं, संक्रामक रोग। तो 2 संक्रामक रोगों का नाम लिखने बोल रहा है। तो पहला एक लिख दीजिएगा, अभी बहुत प्रचलित है, मतलब अभी नहीं है, 2022 में, 2021 में और 20 में था। कोरोना एक लिख दीजिएगा, एक लिख दीजिएगा कोरोना। कोरोना लिख दीजिए एक, और एक लिख दीजिएगा चेचक। चेचक भी क्या है? संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग। एक कोरोना लिख दीजिएगा, एक चेचक।
हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है उसका आंसर भी यही है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब हम आ गए हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में भी 5 प्रश्नों के उत्तर देने बोल रहा है। तो कहता है गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, उस कारकों का यहाँ उल्लेख करने बोल रहा है। तो चलिए इसका आंसर भी दिखाता हूँ आप लोग को। यही देखिए, यही है इसका आंसर। आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को रोक कर देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें। अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित कीजिए, करें। इसका आंसर भी यही है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मोल में बदले। यहाँ मोल में बदले बोल रहा है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में बदलने बोल रहा है। तो चलिए इसको मोल में बदलते हैं। तो यहाँ 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखना है कॉपी में 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस यानी कि O2, ऑक्सीजन गैस O2, 12 ग्राम O2। ठीक, एक मिनट, ये अच्छी तरीके से गोल नहीं हो रहा है। ठीक, अच्छा ठीक, रहने देते हैं O2। तो यहाँ क्या निकालने बोल रहा है? मोल। तो ये 12 ग्राम जो है ये दिया गया द्रव्यमान है, मतलब 12 ग्राम यहाँ द्रव्यमान दिया गया है। तो दिया गया द्रव्यमान को हम किस अक्षर दिखाते हैं? छोटा एम। छोटा एम क्या है? दिया गया द्रव्यमान। तो छोटा एम बराबर कितना दिया गया है? 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम यहाँ छोटा एम दिया है, दिया गया द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान उसको बड़ा एम द्वारा दिखाते हैं, बड़ा एम अक्षर द्वारा। तो मोलर द्रव्यमान को बड़ा एम अक्षर द्वारा दिखाते हैं। तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है 16, लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन गैस है और नीचे यहाँ 2 है, O2। तो 16 गुना 2 होगा यानी कि 32 ग्राम। कितना होगा? 32 ग्राम। यानी कि छोटा एम दिया गया द्रव्यमान कितना है? 12 ग्राम। और बड़ा एम यानी कि मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना है? अभी तुरंत निकालें, 32 ग्राम। ये मोलर द्रव्यमान है। यहाँ ज्ञात करने क्या बोल रहा है? मोल। तो उसका सूत्र क्या है? एन। एन मतलब मोलों की संख्या। मोल बराबर मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। छोटा एम क्या है? दिया गया द्रव्यमान, और बड़ा एम मोलर द्रव्यमान। तो हो जाएगा 12/32। कितना होगा? 12/32। अब इसको काटते हैं, यानी कि एन बराबर 12/32। 4 के पहाड़ा से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 अट्ठी 32, 3/8 आता है। एन बराबर क्या आया? काटते हैं तो 3/8। जब हम इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? तो चलिए भाग दे के देखते हैं। 8 से भाग देते हैं 3 को, नहीं जाएगा, पॉइंट बिठेगा 0.8 तिया 24, बचा यहाँ 6, पॉइंट के बदले 0, 8 सत्ते 56, बचा यहाँ 4 बचा, पॉइंट के बदले 0, यानी कि 0.375, 0.375 मोल जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, 0.375। और अगला है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया, यानी कि CO2 यहाँ दिया गया है 22 ग्राम। तो सबसे पहले क्या लिखना है? दिया गया द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान यहाँ कितना है? 22 ग्राम। अब यहाँ मोलर द्रव्यमान, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो कार्बन का हो जाता है 12 प्लस ऑक्सीजन का हो जाता है 16, और यहाँ O2 है, ठीक ना, याद रखिए O2 है, इसीलिए 16 गुना 2 होगा। इस प्रकार 12 प्लस 18 30 होगा। 12 प्लस 18, सॉरी, एक मिनट, 18 नहीं है, गुने होगा, यानी कि 32। 12 प्लस 32 4 44 ग्राम होगा। कितना होगा? 44 ग्राम। 12 प्लस 16 दूनी 32, हाँ 2 2 4 3 1 4, हाँ 44 ग्राम जो होगा वो ये आ गया मोलर द्रव्यमान। अब हमें क्या करना है?
मोलों की संख्या बराबर क्या होता है सूत्र, छोटा m बट्टे बड़ा m। तो ये सब सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ छोटा m कितना दिया गया है, 22 ग्राम, 1 मिनट, 22 ग्राम। और मोलर द्रव्यमान भी कितना निकालें, 44 ग्राम। इस प्रकार ये कटेगा, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 1/2, यानी कि n बराबर 1/2 आया। यहाँ n क्यों लिखे, n मतलब मोलों की संख्या, यहाँ मोल में परिवर्तन करने बोल रहा है, तो n क्या होगा, यहाँ मोलों की संख्या। तो 1/2। अब क्या करेंगे, 2 से 1 को भागा देंगे। इस प्रकार जब इसको भागा देंगे 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5। इसलिए n बराबर 0.5 होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ द्रव्यमान ज्ञात करने बोल रहा है। 10 मोल जल यानी कि H2O, इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है ना। तो यहाँ दिया गया द्रव्यमान कितना है, दिया गया द्रव्यमान, 1 मिनट, यहाँ दिया गया द्रव्यमान है ही नहीं। बोलो कैसे, यहाँ द्रव्यमान ही ज्ञात करने बोल रहा है, यानी कि छोटा m यहाँ ज्ञात करना पड़ेगा। बड़ा m यहाँ कितना दिया गया है, H2O का मोलर द्रव्यमान। तो H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, H का होगा 1, यहाँ 2 है नीचे में, इसलिए 1 × 2 प्लस O का 16, यानी कि ऑक्सीजन का 16। इस प्रकार 2 + 16 होगा 18 ग्राम। कितना होगा, 18 ग्राम। तो छोटा m यहाँ ज्ञात करने हैं, बड़ा m यहाँ 18 ग्राम दिया गया है। जबकि हम एक सूत्र जानते हैं कि n बराबर, यानी कि मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान होता है। जबकि यहाँ हमें निकालने क्या बोल रहा है, दिया गया द्रव्यमान, यानी कि m निकालने बोल रहा है, ये यहाँ निकालने बोल रहा है। तब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे बराबर की ये साइड। जब हम इसको इधर ले आएंगे m, तो ये n इधर जाके गुणने में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणने में हो जाएगा, यानी कि छोटा m बराबर n गुने बड़ा m। छोटा m बराबर n गुने बड़ा m, ये हो जाएगा सूत्र। तो यहाँ छोटा m ज्ञात करना है, यानी कि द्रव्यमान। तो यहाँ n कितना निकला, n तो हमने निकाला ही नहीं, n यहाँ निकलेगा 10, ठीक ना, 10 मोल। यहाँ n दिया गया है, देखिए यहाँ ये n दिया, ये क्या है, n किसको कहते हैं, मोल को। तो यहाँ मोल कितना दिया गया है, 10 मोल। 1 मिनट, हाँ, n बराबर यहाँ 10 मोल दिया गया है। तो 10 गुने बड़ा m, तो बड़ा m अभी हमने कितना निकाला, H2O का बड़ा m, यानी कि मोलर द्रव्यमान, H2O का मोलर द्रव्यमान कितना निकाला, 18 ग्राम। तो यहाँ 18 होगा। इस प्रकार 10 × 18 होगा तो 180, ठीक ना। 10 × 18 यानी कि m बराबर 180 ग्राम जो होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना, 180 ग्राम। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में उदाहरण के साथ परिभाषित करें। यहाँ उदाहरण के साथ यहाँ परिभाषित करने बोल रहे हैं। पहला क्या है, संयोजकता है, और दूसरा संभारिक। संयोजकता और संभारिक को यहाँ परिभाषित करने बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ संयोजकता को परिभाषित करते हैं और उसके उदाहरण को लिखते हैं। तो देखिए यह आंसर आप लोग के सामने है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। ये संयोजकता हो गया। अगला संभारिक भी यही है, देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 13, टीकाकरण क्यों आवश्यक है। टीकाकरण क्यों आवश्यक है, टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। देखिए इसका आंसर यही है, अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, तो इसका आंसर भी यही है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब हम सेक्शन सी की ओर आ गए हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन का आंसर देने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, आंतरिक ऊर्जा क्या है, इसके 2 प्रकार क्या है। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। आंतरिक ऊर्जा क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, आंतरिक ऊर्जा क्या है। दूसरा यहाँ क्या है, इसके 2 प्रकार क्या है।
15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग से गति चलती वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ हम गतिज ऊर्जा निकालते हैं, ये वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। एम किसको बोलते हैं, द्रव्यमान को, छोटा एम द्वारा द्रव्यमान को दिखाते हैं। तो यहाँ कितना दिया गया, द्रव्यमान 15 केजी, द्रव्यमान 15 केजी को दिखाया गया। वेग कितना दिया गया है, 4 मीटर पर सेकेंड। भी यानी कि वेग कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ वेग दिया गया है। हमें यहाँ निकालने क्या बोल रहा है, गतिज ऊर्जा, जबकि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, गतिज ऊर्जा बराबर ई के बराबर 1/2 mv², mv² ये इसका सूत्र है। तो यहाँ ई के बराबर 1/2 mv², एम कितना है 15 केजी, तो यहाँ गुने 15 केजी गुने यहाँ कितना है वेग 4 मीटर पर सेकंड है, तो 4 यहाँ लिखते हैं। इसका स्क्वायर होगा क्योंकि ये भी है वेग। अब 1/2 गुना 15 गुना 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 को 2 बार गुना करेंगे 16 आएगा, 2 से कटेगा 8 बार में, और इस प्रकार यहाँ 1 बचा और 15 बचा और 8 बचा। तो 1 गुने 15 गुने 8 होगा। जब इसको गुना करेंगे तो 1 गुना 15, 15 गुना 8, 120 आएगा। कितना, 120 जूल। 120 जूल जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ई के बराबर 120 जूल बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आंतरिक ऊर्जा को देख लीजिए, आप लोग स्क्रीन में है, अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रोता प्राश क्या है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगी। तो सामान्य मनुष्य की श्रोता प्राश आप लोग के स्क्रीन में है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करें। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गुणों की तुलना करने यहाँ बोल रहा है। तो इसका आंसर भी आप लोग के सामने है, अच्छी तरीके से देख लीजिए। हाइड्रोजन के समस्थानिक H, D एवं T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाली 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध करने यहाँ बोल रहा है। तो इसका आंसर भी आप लोग के सामने है, देख लीजिए। अगला है, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से व्याख्या करें। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को, तो इसका आंसर भी आप लोग के सामने है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण के कारक एवं उससे बचाव के उपाय को लिखें। उसके बचाव के उपाय को यहाँ लिखने बोल रहे हैं। इसका आंसर भी आप लोग के सामने देख लीजिए। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा 5 जुलाई के एग्जाम में। तो आप लोग अच्छी तरीके से जो नोट किए हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।